इमीडिएटली सूजी को केव के अंदर भेजा गया। रियान अब फाइनली जॉन के पैरों को तोड़कर उसे निकालने की सोचता है। अनफॉर्चुनेटली पुली उखड़ जाती है और उसका हिस्सा जोर से रियान के फेस पर जाकर लगता है कि जॉन खुद रेंगता हुआ अपनी कब्र तक चला गया। आज से करीबन 15 साल पहले ये 24 नवंबर 2009 की ही बात थी, जब केविंग के दौरान 26 साल के एक मेडिकल स्टूडेंट से हुई एक छोटी सी गलती ने जिंदगी भर के लिए उस स्टूडेंट को केव में जिंदा ही दफना दिया। In Utah tonight, authorities are considering shutting down a popular destination for adventurers. It's a cave which has now been declared a public hazard after a young father died inside. He was trapped in the deep cave and frantic rescuers managed to pull him to the surface, but then something went terribly wrong. देखो, असल में हुआ कुछ ये था कि एक दिन इवनिंग में ये बंदा जॉन अपने भाई और कुछ फ्रेंड्स के साथ केविंग जाने का प्लान बनाता है। रात के करीबन 8 बजे ये 11 लोगों का ग्रुप अब यूटा की एक जानी मानी गुफा नटी पटी केव पहुंचते हैं। एक एक करके सब केव में एंटर होते हैं। सब कुछ सही चल रहा था कि सडनली जॉन, जॉश और उसके 2 दोस्त एक बहुत ही डिफिकल्ट पैसेज द बर्थ कैनाल में जाने का चैलेंज लेते हैं। ध्यान से समझना कि उन लोगों को जाना इधर राइट साइड था, लेकिन गलती से वो लोग चले इधर लेफ्ट साइड में गए। इन शॉर्ट उन्होंने ये गलत टर्न ले लिया और ये गलत टर्न उसे इतना भारी पड़ा कि उसे जान गंवानी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे जाकर कोई और रास्ता है ही नहीं, और अनएक्सपेक्टेडली वो वहां फंस जाता है। 28 घंटों तक जॉन इस तरह से उल्टा फंसा रहता है और इसी पोजीशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ता है। 137 रेस्क्यूअर्स पूरी जान लगा के भी जॉन को नहीं बचा पाते हैं और सैडली जॉन को इसी केव में दफना दिया जाता है। आज की 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि दुनिया का मोस्ट फेमस नटी पटी केव एक्सीडेंट क्या है, जॉन जोन्स के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, इतने रेस्क्यूअर्स और सेफ्टी मेजर्स होने के बावजूद भी जॉन को क्यों नहीं बचा पाए। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। जनरली यूएसए, कनाडा एक्सेट्रा में हर साल थैंक्सगिविंग नाम का एक नेशनल हॉलिडे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल ये नवंबर के 4th थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है। आसान भाषा में बोलूं तो ये एक दिन होता है जब लोग अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स यानी अच्छी चीजें मिली हैं उनके लिए थैंक यू बोलते हैं। इस दिन का असली पर्पस अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाना और जिंदगी में जो भी अच्छा है उसके लिए थैंकफुल होना होता है। सिमिलरली 24 नवंबर 2009 को एक 26 वर्षीय मेडिकल स्टूडेंट जॉन भी अपनी पत्नी एमिली और बेटी लिजी के साथ थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करने के लिए घर आता है। लोकेशंस को ध्यान से समझना। वर्ल्ड मैप में ये है यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें भी जॉन यहाँ एक स्टेट यूटा का रहने वाला था और वो वर्जीनिया में मेडिकल स्टूडेंट था। तो थैंक्सगिविंग पे वो वर्जीनिया से यहाँ यूटा तक आया था, यानी कि अपने घर आया था। क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट था इसलिए अपने बिजी शेड्यूल की वजह से जनरली उसे कहीं भी घूमने का टाइम नहीं मिलता था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना इस छुट्टी पे मैं अपने घर हो आऊं। थैंक्सगिविंग के जस्ट 2 दिन पहले यानी कि 24 नवंबर 2009 को जॉन अपने भाई जॉश और कुछ दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है। वो लोग एक बहुत ही फेमस और एडवेंचरस गुफा नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं। अब चूंकि जॉन की वाइफ प्रेग्नेंट थी इसलिए वो अपने इन-लॉज के साथ घर पर ही रुकती है। अगर फैमिली की बात करूं तो जॉन के 4 भाई और 2 बहनें थी। खैर, जॉन को केव्स एक्सप्लोर करना हद से ज्यादा पसंद था, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हाल फिलहाल उसने कोई केविंग नहीं की थी। वैसे तो बचपन में जॉन और उसका भाई जॉश दोनों अपने पिता के साथ केविंग पर जाया करते थे। एज अ रिजल्ट दोनों को थोड़ा बहुत केविंग का एक्सपीरियंस तो था ही। फाइनली आज 24 नवंबर को रात के 8 बज चुके हैं। जॉन, जॉश और उसके दोस्तों का ग्रुप अब यूटा की इस फेमस गुफा नटी पटी केव तक पहुंचता है। प्लान के अकॉर्डिंग सब 1 बाय 1 केव में एंटर होने लग जाते हैं। नटी पटी केव की तरह एनिमेशंस के अलावा ये इस केव की एंट्री की रियल इमेज है, ध्यान से देख लो। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है यूटा, जिसकी राजधानी है सॉल्ट लेक सिटी। सॉल्ट लेक सिटी से लगभग 55 माइल्स के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है ये बहुत ही पॉपुलर गुफा नटी पटी केव। नटी पटी केव एक नेचुरल और हाइड्रोथर्मल केव है, यानी कि ऐसी केव्स जो रॉक्स और जमीन से निकले गर्म पानी के मिनरल्स में नेचुरली डिसॉल्व होकर बनी हो। धीरे धीरे ये रॉक्स डिसॉल्व होकर लाइमस्टोन्स यानी कि चूना पत्थर में कन्वर्ट होकर इस तरह के पैसेजेस और टनल्स बनाते हैं। इसे ही हम केव यानी कि गुफा बोलते हैं। सिमिलरली नटी पटी केव भी अपने ऐसे कई सारे नैरो टनल्स और टाइट स्पेसेस के लिए फेमस है। Uh-oh. I can help it. Yeah, just this beginning is kinda... Yeah. नटी पटी केव को पहली बार साल 1960 में डेल ग्रीन नाम के एक बंदे ने डिस्कवर किया था। और दिलचस्प बात यह है कि यूटा ना सिर्फ गुफाएं बल्कि अपने नेचुरल डाइवर्सिटी और हसीन वादियों के लिए भी काफी फेमस है। हर साल करीब 5000 विजिटर्स साइट सीइंग के लिए और नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने के लिए यूटा आते थे। नटी पटी केव में कुछ पाथवेज ऐसे भी हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग हैं, जहां केवर्स के लिए हाथ हिलाना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि साल 1999 से लेकर 2004 तक नटी पटी केव में कई सारे ऐसे सरप्राइजिंग
इंसिडेंट्स हुए जिसमें लोग केविंग के दौरान फंस गए थे और उनको बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इन्हीं इंसिडेंट्स के चलते साल 2006 में अथॉरिटीज ने सेफ्टी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए नटी पटी केव को टेम्परेरीली सील करने का डिसीजन लिया था, ताकि इन फ्यूचर केवर्स के साथ किसी भी प्रकार की इंजरी या एक्सीडेंट ना हो। अब मुद्दे की बात यह है कि अथॉरिटीज द्वारा लिए गए इस डिसीजन से प्रोफेशनल केवर्स नाराज थे और वो कई सवाल उठाने लगे। उनका कहना था कि केव को रीओपन किया जाए और अनप्रोफेशनल केवर्स की एंट्रीज रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, क्योंकि अक्सर यही लोग यहाँ फंसते हैं और ऐसे हादसों को अंजाम देते हैं। फॉलोइंग विच कई सालों तक अथॉरिटीज और प्रोफेशनल केवर्स के बीच ये जंग चलती रही। फाइनली साल 2009 में अथॉरिटीज और ऑफिशियल्स ने नटी पटी केव को सेफ्टी मेजर्स और स्पेसिफिक गाइडलाइंस के साथ रीओपन कर दिया। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग केवर्स को 3 वीक्स पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई करना होगा, जिसमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही ग्रुप को अंदर जाने दिया जाएगा। इस दौरान ग्रुप में मिनिमम 2 एक्सपीरियंस्ड केवर के प्रेजेंस में ही उनको केव एक्सप्लोर करने की परमिशन दी जाएगी। अब चूंकि जॉन और जॉश को केविंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, इसलिए उनको अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि केविंग का इतना एक्सपीरियंस होने के बाद और इतने सारे सेफ्टी मेजर्स और गाइडलाइंस होने के बावजूद भी जॉन ऐसी क्या बेवकूफी करता है कि वो केव में फंस जाता है। खैर, आगे बढ़ने से पहले आपको इस नटी पटी केव के मैप का ओवरव्यू पता होना बहुत ही जरूरी है। ध्यान से देखो, ये है यूटा की फेमस नटी पटी केव। इसकी लेंथ 1355 फीट है और डेप्थ 145 फीट है। थोड़ा पास जाएं तो इधर है ये केव की एंट्रेंस। मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ एक नोटिस करने वाली बात ये है कि केव की सिर्फ एक ही एंट्रेंस है जो 30 इंचेस वाइड है। जनरली केव की एंट्रेंस रिलेटिवली थोड़ी वाइड होती है इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द केव। एनीवेज, ये एंट्रेंस आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक है ये लेफ्ट साइड वाला हिस्सा और एक है ये राइट साइड वाला हिस्सा। लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ें तो इस टनल के कुछ सेक्शंस हैं, द मेज, द बिग रूम एंड द क्रैक। और राइट साइड की तरफ बढ़ें तो इधर है ये सेक्शंस, द बिग स्लाइड। और बिग स्लाइड से थोड़ा सा आगे जाएं तो इधर है ये बर्थ कैनाल, द एओर्टा क्रॉल और द वेन एली। ज्यादातर विजिटर्स इस बिग रूम और बिग स्लाइड तक ही एक्सप्लोर किया करते थे, क्योंकि यहाँ से आगे असली चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं। अब दिक्कत वाली बात ये है कि गुफा का ये वाला हिस्सा यानी कि बर्थ कैनाल आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट वाला साइड और राइट वाला साइड। राइट वाले साइड में है ये द एओर्टा क्रॉल एंड द वेन एली, जो यूजुअली सेफ कंसिडर किए जाते हैं। लेफ्ट साइड में है इस केव का ये वाला हिस्सा यानी कि एड्स पुश, जो कि अपने नैरो और टाइट स्पेसेस की वजह से ज्यादातर अनमैप्ड था और इसलिए डेंजरस भी माना जाता था। अब इतना तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इस पैसेज का नाम बर्थ कैनाल क्यों दिया गया है, क्योंकि ये इतना ज्यादा टाइट और नैरो पैसेज है कि यहाँ से निकलना एक बर्थ प्रोसेस से कम नहीं है। ऐसे नैरो स्पेसेस की वजह से एक्सपीरियंस्ड केवर्स को भी यहाँ सफोकेशन होने लग जाती है और वो पैनिक हो जाते हैं। कई कोशिशों के बाद भी केवर्स यहाँ से स्क्वीज होकर भी नहीं निकल पाते और एट द एंड फंस ही जाते हैं। खैर, जॉन, जॉश और उसके दोस्तों का ग्रुप अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये वाला ग्रुप जो बस एक एक्सपीरियंस के लिए आया था, ये लोग केव के इस इजी साइड द बिग रूम की तरफ चले जाते हैं और जॉन, जॉश का ग्रुप जो सच में एडवेंचर के लिए आए थे, वो लोग केव का ये वाला रूट द बिग स्लाइड की तरफ चले जाते हैं। सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लोग केव एक्सप्लोर करने में जुट जाते हैं। लगभग 1 घंटा बीत चुका है और सब कुछ सही चल रहा है। अब इमेजिन करो, कभी अगर किसी फ्रेंड्स का ग्रुप घूमने जाए और एडवेंचर ना करे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सिमिलरली जोन्स ब्रदर्स और उसके दोस्त भी एक एडवेंचर करने का सोचते हैं, जिसके बारे में उन्होंने काफी बार सुना था। और चैलेंज ये था कि उनको एक बहुत ही एडवेंचरस और चैलेंजिंग पाथवे द बर्थ कैनाल को एक्सप्लोर करना था। उनका मानना था कि इस कैनाल में आगे एक लार्ज रूम जैसा खुलता है जिसमें यू टर्न लेकर वापस आया जा सकता है। बिना कुछ सोचे समझे अब वो लोग बिग स्लाइड से होते हुए बर्थ कैनाल की तरफ बढ़ते हैं। जॉन इस चैलेंज को लेकर काफी एक्साइटेड था, इसलिए वो सबसे पहले जाने का डिसीजन लेता है। जॉश और उसके दोस्त उसे फॉलो करते हैं। जॉन अब इस तरह धीरे धीरे पेट के बल रेंगता हुआ बर्थ कैनाल की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान जॉन का सर आगे था और पैर पीछे। यहाँ पर इस बात पर ध्यान दो कि ऐसे डिफिकल्ट केव्स में क्रॉलिंग करते वक्त जनरली लोग अपने पैर आगे और सिर पीछे की तरफ रखते हैं, लेकिन जॉन और उसके दोस्त अपोजिट पोजीशन में केव को एक्सप्लोर कर रहे थे। अब अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि बर्थ कैनाल का ये वाला साइड है बॉब्स पुश और ये वाला साइड है एड्स पुश। जैसे ही जॉन बर्थ कैनाल में घुसता है, उसे सामने गुफा में 2 रास्ते दिखते हैं और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो ये लेफ्ट वाला टर्न चूज करता है और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। उसको लगता है कि वो सही जा रहा है, लेकिन गलती से वो केव के मोस्ट डेंजरस टर्न एड्स पुश के अंदर घुस जाता है। जॉन के लिए ये टर्न अननोन था और वो ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। जैसे जैसे जॉन एड्स पुश में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे गुफा के रास्ते और भी टाइट होते जाते हैं। वो इस उम्मीद में आगे बढ़ता गया कि शायद उसे कोई ब्रॉड स्पेस या कोई यू टर्न मिल जाएगा जहां से वो वापस मुड़कर बाहर आ जाएगा। हालांकि कुछ ही देर में उसे ये रियलाइजेशन हो चुका था कि उसका ये डिसीजन एकदम गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉश और उसके 2 दोस्तों को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जॉन का ये टर्न एक रॉन्ग टर्न है और वो लोग अननोइंगली उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जॉन अब इस कॉक स्क्रू नाम की एक जगह तक पहुंच जाता है। जनरली यहाँ फ्लेक्सिबल और कम हाइट वाले लोग ही पहुंच पाते हैं। हालांकि साल 2004 में एक 16 साल का लड़का ब्रॉक क्लार्क, जिसकी हाइट 5 फुट 7 इंच थी और वेट 63 केजी था, वो इसी कॉक स्क्रू एरिया में फंस गया था। ब्रॉक क्लार्क को रेस्क्यू करने में 14 घंटे लग गए थे और उसे सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया गया था।
It's like just a cord. And they tried to pull me out and it squished my intestines a lot. And freaking killed. And now my hips are all screwed up. अब जॉन की हाइट 6 फीट थी और वेट 200 पाउंड था, यानी कि करीबन 90 केजीज, जिस वजह से जॉन के लिए वापस से खुद को पीछे पुश करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। ना चाहते हुए भी वो खुद को स्क्वीज करते हुए इस उम्मीद में आगे बढ़ता है कि क्या पता शायद उसे कोई यू टर्न या फिर रास्ता मिल जाए। हालांकि जगह बहुत ही टाइट थी, जिसकी वजह से उसे अभी भी यही लग रहा था कि वो अभी बर्थ कैनाल में ही है। धीरे धीरे ग्रेविटी के साथ वो अपने आप स्लाइड होने लग जाता है। अब उसे अपने सामने एक छोटा सा अननोन क्रेविस यानी कि एक नैरो ओपनिंग दिखाई देती है और वो उसमें चला जाता है। उस क्रेविस का साइज 10 बाय 18 इंचेस था, यानी कि फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन के ओपनिंग जितनी वाइड। और अनफॉर्चुनेटली जॉन अब उस क्रेविस में 70 डिग्री एंगल में और अपसाइड डाउन पोजीशन में स्टक हो जाता है। जॉन के पैर क्रेविस के सबसे छोटे वाले साइड में फंस जाते हैं, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉन खुद रेंगता हुआ अपनी कब्र तक चला गया। He worked himself face forward through a series of tight passes, and he gotten himself to a point where he couldn't back up. खैर जॉन को अब एहसास हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो इमीडिएटली अपने भाई जॉश को आवाज लगाता है, जॉश जॉश जहां हो वहीं रुक जाओ, मुझे फॉलो मत करो, मैं यहाँ फंस चुका हूँ। ये सुनते ही उसका भाई जॉश अलर्ट हो जाता है और जॉन तक पहुंचने के लिए वो धीरे धीरे अब इस कॉक स्क्रू एरिया से स्मार्टली अपने पैरों को आगे और सिर को पीछे रखते हुए आगे बढ़ता है। कुछ ही देर में वो जॉन के पास पहुंच जाता है। जॉन के दोनों हाथ भी बुरी तरह से यूजलेस पोजीशन में नीचे फंसे हुए थे। जॉन अब फाइनली जॉश को बताता है कि उसने गलती से रॉन्ग टर्न ले लिया है और वो एक बहुत ही टाइट डेड एंड में फंस गया है। इन शॉर्ट जॉश को उससे बात करके ये एहसास हो जाता है कि जॉन किसी डेड एंड पर उल्टा फंस गया है। जॉश अपने पैरों को जॉन के पैरों में फंसाकर उसे ऊपर की तरफ पुल करने की पूरी कोशिश करता है। जॉन थोड़ा सा ऊपर आता भी है, लेकिन वेट ज्यादा होने की वजह से फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर फिसल जाता है। जॉश ने जॉन को निकालने के लिए कई बार ट्राई किया, लेकिन उसको खींचना बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था। He's around 190-200 pounds and 6 feet tall, so a very large guy, and he's in this space only 18 inches wide, so very difficult. He can't move at all, and after a while the muscles are going to cramp up and he just won't be able to move and help rescuers get him out of there. कई कोशिशों के बाद जॉश बहुत ही थक जाता है और अब फाइनली प्रोफेशनल हेल्प बुलाने की सोचता है। वो जॉन को बता के वहाँ से निकल जाता है और वापस अब क्रॉल करते हुए बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है। ये जगह बहुत ही एग्जॉस्टिंग और सफोकेटिंग थी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम थी। एज अ रिजल्ट प्रोफेशनल हेल्प के वापस आने तक जॉन खुद को रिलैक्स एंड काम रखने की कोशिश करता है। खैर जॉश बाहर आकर इमीडिएटली प्रोफेशनल हेल्प को कॉल करता है। वो अपने सारे दोस्तों को जो उस टाइम केव में मौजूद थे उनको जॉन के ट्रैप होने की इन्फॉर्मेशन देता है। Basically was just seeing his two feet kind of eaten up by that little crevice. I couldn't see it. फाइनली 3 घंटे तक का वेट करने के बाद रेस्क्यू टीम अब नटी पटी केव पहुंचती है। पहली रेस्क्यूअर थी सूजी मटोला। इमीडिएटली सूजी को केव के अंदर भेजा गया। उसके पैरों में रस्सी बंधी हुई थी ताकि वो अंदर ना फंस जाए। वो पेट के बल धीरे धीरे रेंगते हुए बर्थ कैनाल की ओर बढ़ती है। अब चूंकि सूजी की हाइट कम थी, इसलिए वो कॉर्क स्क्रू एरिया को इजीली क्रॉस कर लेती है। जॉन को फंसे हुए अब 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि केव के एंट्रेंस से जॉन के ट्रैप होने की लोकेशन तक का डिस्टेंस था 400 फीट, यानी कि उसके पास तक पहुंचने का वक्त लगभग 1 घंटा। फाइनली रात के करीब 12:30 बजे सूजी एड्स पुश के अंदर पहुंच जाती है तो उसे वहां की स्थिति कुछ ऐसी मिलती है। जॉन जोन्स बहुत ही गंभीर हालत में अपने सिर के बल पर कुछ इस तरह फंसा हुआ है कि सूजी को बस उसके 2 पैर ही नजर आ रहे हैं। वो कहती है, हाय जॉन, मेरा नाम सूजी है, क्या तुम ठीक हो? जॉन बोलता है, हाय सूजी, थैंक यू सो मच आने के लिए, मुझे किसी भी हाल में बाहर निकलना है, प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनते ही सूजी जॉन को हौसला देती है और उसे रिलैक्स रहने के लिए कहती है। सूजी रोप को जॉन के पैरों में डालती है और खींचने की कोशिश करती है। अब चूंकि सूजी की हाइट बस 5'3" थी और जॉन काफी लंबा तगड़ा बंदा था, एज अ रिजल्ट काफी कोशिशों के बाद भी सूजी के लिए जॉन को खींच के बाहर निकालना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। मोरओवर रोप में फ्रिक्शन इतना ज्यादा था कि लगातार 2 घंटे की कोशिश के बाद भी वो जॉन को नहीं निकाल पाती है और डिसअपॉइंटमेंट के साथ केव से बाहर आ जाती है। बाहर मौजूद रेस्क्यूअर्स अब नेक्स्ट प्लान बनाते हैं और प्लान ये था कि केव के अंदर पुलिस सिस्टम को एग्जीक्यूट किया जाए। याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्लॉक क्लार्क के केस के बारे में बताया था। अब क्योंकि 5 साल पहले ब्लॉक क्लार्क को भी पुलिस सिस्टम के थ्रू रेस्क्यू किया गया था, तो ये आइडिया वहां से आया। उन लोगों को पूरी उम्मीद थी कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा। अब रेस्क्यूअर्स पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने लग जाते हैं। टनल में स्पेस बहुत ही कम था, जिस वजह से बहुत टाइम लग चुका था। The sun came and went Wednesday, and the Utah County Search and Rescue Team still surrounded the mouth. इस दौरान रेस्क्यूअर्स एक टेलीकॉम अरेंज करते हैं। वो लोग 2 रेडियोस की मदद से एक केबल लाइन अंदर भेजते हैं। 2-वे टेलीकॉम के थ्रू अब जॉन को अपनी वाइफ एमिली से बात करवाई जाती है। केव के बाहर खड़ी एमिली पूरी तरह से जॉन को एंकरेज करती है। फॉलोइंग विच जॉन में भी अब कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो एमिली को दिलासा देता है कि वो जरूर बाहर आएगा और सबसे मिलेगा। जॉन को ट्रैप्ड हुए अब तक केव में 18 घंटे हो चुके थे और फाइनली अब 25 नवंबर शाम के 4 बजे पुलिस सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है। सूजी का रेस्क्यू करने का अटेम्प्ट तो अनसक्सेसफुल रहा। अब बारी थी अगले रेस्क्यूअर की। अब नेक्स्ट रेस्क्यूअर
कर रियान को अंदर भेजा जाता है। रियान क्रॉलिंग करते हुए एड्स पुश तक जाता है और जॉन तक पहुंचते ही सबसे पहले वो जॉन के पैरों में बंधी रस्सी को लूज करता है। ये वो रस्सी थी जो सूजी बांध के गई थी। अब रियान जॉन के पैरों में पुली की रोप को टाई करता है और उसे फुली कोऑपरेट करने को कहता है। फॉर्चुनेटली पुलिस सिस्टम काम करने लग जाता है। रियान उसको ऊपर खींचता है। जॉन अब ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका था। रियान फाइनली अब जॉन को 50% देख पाता है। वो देखता है कि जॉन बहुत टायर्ड है, लेकिन वो बहुत खुश भी है ये सोच के कि अब वो बाहर आ जाएगा। जॉन के पैर नम हो चुके थे, इसलिए रियान उसको थोड़ी देर का रेस्ट देता है और फिर से काम पे लग जाता है। रियान अब जॉन को पीने के लिए एक एनर्जी ड्रिंक की ट्यूब देता है। मोरोवर इन चीजों में काफी एफर्ट्स लग रहे थे और बहुत टाइम भी वेस्ट हो रहा था। हालांकि इस सिस्टम से थोड़ी बहुत सफलता भी मिल रही थी, लेकिन जॉन के पैर केव की सीलिंग को हिट कर रहे थे। बार बार ट्राई करने की वजह से जॉन के पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा था। सैडली उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इतनी सी जगह में जॉन के पैरों को ट्विस्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट था। रियान अब फाइनली जॉन के पैरों को तोड़कर उसे निकालने की सोचता है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि घुटने का जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं बल्कि एक हिंज जॉइंट है। इट मींस जॉन को निकालने का बस एक आखिरी तरीका यही बचा कि घुटने तोड़ दो ताकि पैर इस तरफ मुड़ जाएं और उसे बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यूअर रियान ये सब करने ही वाला था कि अचानक एक बहुत ही अनइमेजिनेबल चीज हुई जिसके बारे में कभी भी किसी ने नहीं सोचा था। अनफॉर्चुनेटली पुली उखड़ जाती है और उसका हिस्सा जोर से रियान के फेस पर जाकर लगता है। वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। A piece of equipment broke at that time. He has since slid back into that original position with his head down at a 60 or 70 degree angle. So a very uncomfortable spot and rescuers very worried tonight. इधर पिट एरिया में मौजूद क्रू टीम भी पुलिस सिस्टम के फेल होने की वजह से गिर जाती है। रेस्क्यूअर रियान को इमीडिएटली बाहर निकाल लिया गया और हॉस्पिटल भेज दिया गया। Incredible sense of disappointment and discouragement about that having happened because they know that it was hard to get him to that point and getting him back to that point again would be a real effort again. Sadly, जॉन वापस अपनी पहली वाली पोजीशन में चला जाता है। उसके पैर अब नम हो चुके थे और वो बहुत ज्यादा ही थक चुका था। अब 19 घंटों से ज्यादा हो चुके थे, यानी कि ह्यूमन बॉडी की अपसाइड डाउन पोजीशन की सर्वाइवल टाइम लिमिट से काफी हद तक ऊपर। अब एक बात तो आपको पता होगी कि हमारा हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है और ग्रेविटी की वजह से लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो नेचुरली ज्यादा होता है। लेकिन अगर कोई इंसान अपसाइड डाउन पोजीशन में है तो हार्ट को शरीर के ऊपरी हिस्सों में ब्लड पंप करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता है। मेडिकल प्रोफेशनल्स का कहना है कि अगर कोई इंसान लंबे समय तक उल्टा लटका रहे तो शरीर को गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत और सर्कुलेटरी इश्यूज। जॉन करीब 19 घंटों तक 70 डिग्री एंगल में फंसा रहा, जिस वजह से उसके ऑर्गन्स पर दबाव बढ़ता गया और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रेस्क्यूअर्स लगातार अपनी कोशिशें कर रहे थे और सब इस इंतजार में थे कि जॉन कब वापस आएगा। पिता रेस्क्यूअर डेव अंदर जाते हैं। वो स्पॉट पर पहुंचते ही जॉन से कुछ देर बात करते हैं। जॉन डेव से डिसअपॉइंट होकर कहता है कि अब शायद वो बाहर नहीं आ पाएगा। जॉन की सांसें अब धीरे धीरे कम हो रही थी। डेव जॉन को स्ट्रॉन्ग रहने को कहता है। कई एफर्ट्स के बाद अब फाइनली पुलिस सिस्टम को रीइंस्टॉल कर लिया जाता है। डेव अब जॉन के वेस्ट पर रोप टाई करने की कोशिश करता है, लेकिन होल इतना छोटा था कि वो खुद उसमें फंस जाता था। डेव काफी कोशिशें करने के बाद बुरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है और बाहर आने का डिसीजन लेता है। इधर जॉन भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। अब यूटा केव रेस्क्यू टीम के मेंबर ब्रेंडन कोलिस वहां पहुंचते हैं और अंदर जाने का डिसीजन लेते हैं। वो भी अब क्रॉलिंग करते हुए जॉन की लोकेशन एड्स पुश तक पहुंच जाते हैं। वो अपने साथ एक 2-वे टेलीकॉम सिस्टम लेकर जाते हैं, जिससे जॉन अपनी पत्नी एमिली से लगातार कांटेक्ट में रहे। एमिली जॉन को कुछ देर रेस्ट करने को कहती है। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि जॉन सेफली बाहर आ जाएगा, लेकिन सैडली जॉन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जॉन एकदम अनकॉन्शियस हो गया था और वो बात करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। जॉन को ऐसी हालत में देखकर ब्रेंडन कोलिस को थोड़ा बहुत शक हो गया था कि जॉन अब धीरे धीरे अपना सेंस खो रहा है। वो वापस बाहर आता है और अपनी रिपोर्टिंग्स ऊपर जाकर एक पैरामेडिक को देता है। पैरामेडिक स्टाफ अब जॉन तक जाता है और जॉन के पैरों के टेम्परेचर को चेक करता है, बट उसे कोई सेंसेशन फील नहीं होता। सैडली 25 नवंबर 2009 की रात 11:56 पर जॉन एडवर्ड जोन्स को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। डॉक्टर्स का कहना था कि जॉन की मौत कार्डियक अरेस्ट और सिर में ब्लड के भर जाने की वजह से हुई है। 27 घंटों तक जॉन जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा और आखिरकार वो हार गया। 137 रेस्क्यूअर्स अपनी कड़ी मेहनत के बाद भी जॉन को नहीं बचा पाए। हालांकि उसका परिवार ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि कैसे कोई एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी जान खो बैठता है। जॉन की पत्नी एमिली को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे एक पैरामेडिक सिर्फ पैरों के टेम्परेचर के बलबूते पर किसी को डेड डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि एक एंगल से देखें तो जॉन को जिंदा दफना दिया गया। अब चूंकि जॉन 70 डिग्री एंगल में अपसाइड डाउन पोजीशन में फंसा हुआ था, तो ऐसी हालत में तो वैसे भी बंदे के पैर नम हो जाते
जाते हैं और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। फाइनली आज थैंक्सगिविंग वाले दिन यानी कि 26 नवंबर 2009 की सुबह अथॉरिटीज एंड केव ऑफिशियल्स इस कंक्लूजन पर आते हैं कि जॉन की इस ट्रेजिक डेथ के बाद बॉडी को निकालना इम्पॉसिबल था। इसलिए जोन्स फैमिली और अथॉरिटीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जॉन एडवर्ड जोन्स की बॉडी को नट्टीपट्टी केव के अंदर ही फाइनल रेस्टिंग प्लेस बनाने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ दिनों बाद पब्लिक अथॉरिटीज ने नट्टीपट्टी केव को कंक्रीट डालकर परमानेंटली सील कर देने का फैसला लिया ताकि कोई भी फिर से ऐसी सिचुएशन में ना आए। जॉन की फैमिली ने अपने बेटे, भाई, पिता और पति के मेमोरी में नट्टीपट्टी केव के एंट्रेंस पर एक टूम बनवा दिया है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि जॉन एक मेडिकल स्टूडेंट था, यानी कि उसको अपने शरीर में होने वाली सारी चीजों का पता चल रहा होगा। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो मरने वाला है, लेकिन जिस हालत में वो फंसा हुआ था शायद ही कोई उसे निकाल पाता। सैडली आज भी जॉन की बॉडी इस नट्टीपट्टी केव में ही दफन है, जिसे अब जॉन जोन्स हिल्स के नाम से जाना जाता है। ये इंसिडेंट सच में हमें और भी अलर्ट करता है कि कभी-कभी केव्स को एक्सप्लोर करना कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है। एज अ रिजल्ट सेफ्टी शुड ऑलवेज बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। इस रियल लाइफ इंसिडेंट पर साल 2016 में फिल्म डायरेक्टर इसाक हलासीमा ने जॉन एडवर्ड जोन्स के केव स्ट्रगल और अनसक्सेसफुल रेस्क्यू की कहानी पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था द लास्ट डिसेंट। ये कहानी थी 24 नवंबर 2009। फ्री टीथ स्कैन के लिए टूथसी जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। खैर, इस वीडियो में मैंने 3D एनिमेशन की मदद से बताया है कि क्या पुनर्जन्म होते हैं। क्लिक करो और जरूर देखो।